Good morning students. In the previous video we discussed about the Coulomb force, properties of Coulomb force and dielectric constant. In this video we discuss about the vector notation of Coulomb force. Okay. Vector notation, it means how can be written as Coulomb force in the vector form. And वेक्टर नोटेशन के अंदर ही जो अपना एक क्वेश्चन आता है आरबीएससी एग्जाम के अंदर कि प्रूव दैट द कूलम्ब फोर्स फॉलो टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21, उसी क्वेश्चन की और जो अपन वेक्टर नोटेशन की जो चर्चा करेंगे वो इस वीडियो के अंदर अपन करेंगे. तो वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं. ये अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस और ये अपना ओरिजिन पॉइंट O. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपने पास 2 पॉइंट चार्ज, ये कोई 2 पॉइंट चार्ज है. जो Q1 चार्ज है, Q1 पॉइंट चार्ज है वो A पॉइंट पर है और Q2 जो पॉइंट चार्ज है वो B पॉइंट पर है. ये अपना A पॉइंट, ये अपना B पॉइंट. A पर जो है वो Q1 और B पर है वो अपना Q2. Q1 चार्ज का ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये अपना Q1 चार्ज है, इसका ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1. तो ये हो गया अपना R1 वेक्टर. ऐसे ही Q2 का जो O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा अपना R2 वेक्टर. तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया और Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया वो R2 वेक्टर हो गया. अब क्या होगा, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लगेगा और Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लगेगा. ओके, तो Q1 कूलम्ब फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2 वो जो होगा वो होगा अपना, उसको अपन लिखेंगे F21. इट मीन्स कूलम्ब फोर्स फ्रॉम Q1 चार्ज टू Q2 चार्ज. पीछे की साइड से, बैक साइड से इसको पढ़ते हैं अपन, रीड करते हैं. तो 1 के कारण 2 पर. ओके, इसी प्रकार 2 के कारण 1 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा अपना F12 वेक्टर, यानी कूलम्ब फोर्स फ्रॉम चार्ज Q2 टू चार्ज Q1. ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 रेस्पेक्ट टू Q2 विल बी R21 and the position vector which respect Q2 Q1 will be R12 वेक्टर. ओके, जो कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स अलोंग टू द विच लाइंस हुज कनेक्टेड ऑफ 2 चार्ज. इट मीन्स व्हेन Q1 फोर्स चार्ज, मतलब जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर जब फोर्स लगाएगा तो उसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो डायरेक्शन होगी अपनी, वो होगी Q1 से Q2 की ओर. और डायरेक्शन को शो करते हैं अपन यूनिट वेक्टर से. तो Q1 से Q2 की ओर जो कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन होगी उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा अपना R21 कैप. सिमिलरली Q2 के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है Q1 पर, उस फोर्स के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा अपना, Q2 से Q1 की ओर होगा और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R12. डायग्राम को फिर से रिपीट करता हूं, क्या होगा. वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स अपन पढ़ रहे हैं. वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स के लिए अपन क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज है. Q1 जो पॉइंट चार्ज है वो A पॉइंट पर प्लेस किया गया है. Q2 जो पॉइंट चार्ज है वो B पॉइंट पर प्लेस किया गया है. Q1 का ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है. Q2 का ओरिजिन पॉइंट O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है अपना R2 वेक्टर. Q1 है वो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 है वो Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा. Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा उसको रीड करने का तरीका होता है 1 कूलम्ब फोर्स फ्रॉम 1 टू 2 चार्ज. ओके, इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि Q2 के कारण Q1 पर जो कूलम्ब फोर्स लगेगा उसको अपन रीड करेंगे F12, यानी कूलम्ब फोर्स फ्रॉम Q2 चार्ज टू Q1 चार्ज. जो Q1 Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा अपने पास R21 वेक्टर और Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा अपने पास R12 वेक्टर. देखो, इसको भी बैक साइड से पढ़ते हैं, इसको भी बैक साइड से पढ़ते हैं, यानी 1 के रेस्पेक्ट में जो 2 के रेस्पेक्ट में जो 1 के रेस्पेक्ट में 2 का पोजीशन वेक्टर और 2 के रेस्पेक्ट में 1 का पोजीशन वेक्टर.
डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग होती है। तो Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी जिसको अपन यूनिट वेक्टर से शो करेंगे और वो यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप, और जो Q2 के कारण Q1 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो Q2 टू Q1 होगी और जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे R12 कैप से, जो कि एक यूनिट वेक्टर है। ओके, बाई ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगुलर OAB में अपन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है कि जो कंटिन्यूअस वेक्टर होते हैं उनका जो सम होता है वो अपोजिट वेक्टर के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस R1 R21 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर के इक्वल होगा। इस ट्रायंगुलर में देखिए अपन OAB, यहां से यहां पर कंटिन्यूअस चल रहे हैं, यहां से यहां पर भी कंटिन्यूअस चल रहे हैं, यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो है R1 वेक्टर और यहां से यहां तक का जो वेक्टर है वो है R21 वेक्टर। इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इधर चलते हैं तो ये अपना आ गया अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर होगा वो कंटिन्यूअस वेक्टर के जो सम है उसके इक्वल होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं R1 प्लस R12 वेक्टर, सॉरी R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास R2 वेक्टर। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R21 वेक्टर। R21 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R21 माइनस R1, इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली ट्रायंगल वेक्टर लो इन ट्रायंगल OBA। ओके, OBA, इसके अंदर अपन देखें तो अपन O से B पर कंटिन्यूअस चल रहे हैं, जो अपना वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। फिर अपन क्या कर रहे हैं, B से A पर चल रहे हैं, जो अपना वेक्टर है वो है R21 वेक्टर, सॉरी R12 वेक्टर। तो क्या होगा, R2 वेक्टर और R12 वेक्टर ये तो क्या हो गए, कंटिन्यूअस वेक्टर हो गए, और R1 है वो क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा वो अपोजिट वेक्टर के इक्वल होगा। इट मींस वी कैन राइट R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास R1। From here we can find out the value of R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास R1 minus R2. This is equation number B. Now we calculate the Coulomb force from Q1 charge to Q2 charge, and we know that Coulomb force होता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप, वेयर R कैप यूनिट वेक्टर होता है, R दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, और Q1 Q2 जो है मल्टीप्लिकेशन है दोनों चार्ज का। तो यहां से अपन देखें तो Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, Coulomb force between Q1 and Q2 charge when we consider that Q1 charge apply force to Q2 charge। ओके, जो Coulomb फोर्स होगा Q1 एंड Q2 के बिटवीन वो क्या होगा, कब बात कर रहे हैं अपन, क्या मान रहे हैं कि जब Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इन दिस कंडीशन जो अपना Q1 जो चार्ज है वो Q2 पर जब चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, F21, यानी जो Q1 चार्ज है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, 2 चार्ज के ऊपर, यानी Q2 चार्ज के ऊपर। मैंने कहा था बैक साइड से पढ़ेंगे, यानी वंस के रेस्पेक्ट में 2 पर फोर्स, तो इसको अपन लिखेंगे F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन इसका जो बीच की डिस्टेंस है वो है अपने पास R21।
तो R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। R21 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। R21 की जो वैल्यू है अपने पास, मैं इसको मिटा रहा हूं। R21 की जो वैल्यू है अपने पास वो है, अभी अपन ने यहाँ पे निकाली थी R21 की वैल्यू R2 माइनस R1 का वेक्टर। मॉड ऑफ ले लें तो मॉड ऑफ बाद में ले लेंगे, मॉड ऑफ वैल्यू पुट कर दें उसके अंदर, तो F21 का जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का होल स्क्वायर R21 कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली क्या होगा, कूलम्ब फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज व्हेन वी कंसिडर दैट Q2 चार्ज अप्लाई फोर्स टू Q1। अभी अपन ने पहले देखा था Q1 चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा था Q2 पर, अब अपन देखेंगे जो Q2 चार्ज है वो फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर, यानी व्हेन Q2 चार्ज अप्लाई फोर्स टू Q1 चार्ज, देन कूलम्ब फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्ज, Q1 एंड Q2 चार्ज। ओके, तो कूलम्ब फोर्स क्या होगा, Q1 चार्ज यानी जो Q2 है वो किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसको अपन जो रीड करेंगे वो बैक साइड से रीड करेंगे। बैक साइड से रीड करेंगे तो वो क्या होगा, 2 जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 1 पर, उसको पढ़ेंगे अपन F12। तो वैल्यू लिखें इसकी, तो इसकी अपने पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी F12 का वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q2 Q1 या Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R12 का कैप। R12 की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 से निकाली थी, R1 माइनस R2 का वेक्टर। वैल्यू पुट करें तो F12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर R12 का कैप। इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट, वापस वी नो दैट क्या, कि जो कोई भी वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है उसको लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इनटू यूनिट वेक्टर। ओके, जैसे आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को लिखने का फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक, सिमिलरली वी कैन राइट R12 कैप, यहां से आर कैप की जो वैल्यू आएगी, आर कैप की वैल्यू आएगी अपने पास आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो जो फॉर्मूला अपन लिखे R12 कैप के लिए, R12 कैप इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, R12 कैप आएगा वो आएगा R12 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12, और R12 अपन पहले निकाल चुके हैं। R12 जो होगा अपना R12 कैप इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास R1 माइनस R2 एंड R21 कैप जो हो जाएगा वो लिखा जाएगा अपने पास, वो आएगा अपने पास R21 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21, और R21 की जो वैल्यू है वो अपन ने निकाली है R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। यदि अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करें तो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक तरीके से ये लिखा जा सकता है। अगर मैं वापस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखूं तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास आएगी F21 जो है वो लिखा जा सकता है K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन ये मॉड R12 का जो मॉड स्क्वायर है वो पहले था, एक R12 वहां से आ जाएगा तो अपने पास हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहां आ जाएगा R21 का वेक्टर। सिमिलरली F12 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन वो आ जाएगा अपने पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब और R12 का कैप।
दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलाम्ब फोर्स। ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों जो इक्वेशन है ये किसको शो कर रही है? ये वेक्टर नोटेशन है किसका? कूलाम्ब फोर्स का। यानी इसको अपन ने F21 वेक्टर कूलाम्ब फोर्स जो है उसको किसके रूप में लिख लिया है? वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, R21 वेक्टर के रूप में या R12 वेक्टर के रूप में लिख लिया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि प्रूफ कीजिए कि जो कूलाम्ब फोर्स होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो इसके लिए अपने को पता है कि R12 और इन R21 कैप ये जो दोनों है ये एक दूसरे से क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा? 1 होगा। अब मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि R12 कैप एंड R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर, मीन्स द magnitude of both unit vector is equal, but both unit vector opposite in the direction। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि R12 कैप होगा वो बराबर होगा R21 कैप के, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगा? वो सॉरी डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। और डायरेक्शन में अपोजिट है तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का F21 वेक्टर, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक माइनस चिन्ह कॉमन ले अपन तो क्या होगा? इक्वल करेंगे तो माइनस वाली जो मोड के अंदर होगी वो वापस राशि प्लस में ही रह जाएगी। कहने का मतलब सीधा है कि जो कूलाम्ब फोर्स होता है वो क्या होता है? वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सिंपली मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं। अपने पास वेक्टर नोटेशन करना है कूलाम्ब फोर्स का। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2। Q1 A पॉइंट पर प्लेस्ड है, Q2 B पॉइंट पर प्लेस्ड है। Q1 का O पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और Q2 का O पॉइंट ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 है वो Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपना क्या है? F21 है, और Q2 जो Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपना F12 है। Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 वेक्टर है, और Q2 का Q1 के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो अपना R12 वेक्टर है। Q1 जो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो Q1 से Q2 की ओर होगी, और जो यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं डायरेक्शन को अपन, यानी उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? R21 वेक्टर होगा। इसी प्रकार Q2 Q1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो Q2 से Q1 की ओर, यानी जो डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की ओर होगी, और उसके लिए जो यूनिट वेक्टर अपन ने लिखा है वो लिखा है R12 कैप लिखा है। R21 और R12 दोनों की वैल्यू अपन ट्रायंगुलर लॉ से निकाल सकते हैं। वेक्टर का जो ट्रायंगुलर लॉ होता है वो यही होता है कि जो कंटिन्यूअस जो वेक्टर होते हैं, इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस जो वेक्टर है वो इस तीसरे अपोजिट वेक्टर के क्या होगा? इक्वल होता है, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इस तीसरे अपोजिट वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहां से अपन ने R12 की वैल्यू भी निकाल ली और R21 की भी वैल्यू निकाल ली। दोनों वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो R21 की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास R2 माइनस R1, और R12 वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास R1 माइनस R2। Q1 के कारण जो Q2 पर कूलाम्ब फोर्स लगता है उसकी अपन वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। Q2 के कारण Q1 पर जो कूलाम्ब फोर्स लगता है उसकी वैल्यू अपन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ही वैल्यू ज्ञात करते हैं R12 और R21 कैप की जो वैल्यू है, यानी जो R21 कैप यानी कोई भी जो वेक्टर है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो उस स्थिति से अपन R12 कैप और R21 कैप दोनों के वैल्यू लिखते हैं, और दोनों के वैल्यू निकालकर अपन क्या करते हैं? उस दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं कूलाम्ब फोर्स वाली इक्वेशन में, जो Q1 के कारण Q2 पर कूलाम्ब फोर्स है और Q2 के कारण Q1 पर कूलाम्ब फोर्स है। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 आती है। इक्वेशन 3 और 4 होती हैं वो क्या होती हैं? कूलाम्ब फोर्स का वेक्टर नोटेशन को शो करती हैं। और एक चीज ध्यान रखना,
जैसे ही अपन ये प्रूफ करवाए अपने को F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का F21 वेक्टर, यानी जो कूलम्ब फोर्स होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यदि इस चीज को वो प्रूफ करवाना चाहता है तो अपन वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में जाते हैं और वहां पर R12 और R21 की वैल्यू बाद में रखते हैं, पहले वैल्यू किसकी रख लेते हैं, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की। जैसे मैं सिंपली इसको समझा देता हूं कि अपने पास F12 जो F21 आया था वो F21 था K Q1 Q2 अपॉन R21 का वेक्टर का स्क्वायर एंड R21 कैप। R21 कैप की यहां से वैल्यू निकाल लें अपन, तो R21 कैप की वैल्यू आएगी R21 वेक्टर मॉड ऑफ R21, वैल्यू पुट कर दें तो F21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर। R21 की यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं जो अपन ने पहले निकाली थी R2 माइनस R1, वैल्यू पुट करें तो F21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के वेक्टर का क्यूब और R21 वेक्टर। ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, F12 की यदि अपन बात करें तो क्या होगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R12 का वेक्टर। ओके, अब अपन बोल सकते हैं कि जो R12 कैप है और R12 कैप है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, जिसके कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को जिसके कारण इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा, जो कूलम्ब फोर्स होता है 1 के कारण 2 पर लगने वाला और 2 के कारण 1 पर लगने वाला, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ भी अपन ने यही पढ़ा है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर लगाती है, लेकिन जो दोनों फोर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कूलम्ब फोर्स होता है वो किसको फॉलो करता है, कूलम्ब फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, अगले जो वीडियो है, अगला जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल या डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब अपन जो आगे का जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। और आगे जो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां से हमेशा लगभग संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए। ओके, थैंक यू।